तो राम राम भाई सारण है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं भाई भारतीय संविधान की सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के बारे में। दोस्तों उससे पहले आपको बता दें कि हमने जो भारतीय संविधान के जो भाग 5 के राष्ट्रपति और वाइस प्रेसिडेंट यानी कि उप राष्ट्रपति और साथ ही दोस्तों हमने जो है यहाँ पर पार्लियामेंट और उसके भाग लोकसभा राज्यसभा, साथ ही दोस्तों हमने यहाँ पर जो प्रधानमंत्री और महान्यायवादी से रिलेटेड वीडियो जो है यूट्यूब पर अपलोड कर दी गई है। आप जाकर जो है वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों वीडियो जो है आपके पॉइंट ऑफ एग्जाम के व्यू से जो काफ़ी इंफॉर्मेटिव होने वाली है। कोई भी क्वेश्चन जो है यहाँ से छूटने वाला नहीं है। तो दोस्तों आप जाकर वीडियो को देख सकते हैं। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे सर्वोच्च न्यायालय की यानी कि सुप्रीम कोर्ट की, जो कि संविधान के भाग 5 में जो दिया गया है। दोस्तों बात करें सुप्रीम कोर्ट की, जो कि जिसमें अनुच्छेद है 124 से लेकर 147 तक। दोस्तों जो भारत में जो न्यायपालिका दोस्तों वो एकीकृत है और इसको जो है भारतीय संविधान अधिनियम 1935 से जो है लिया गया है। दूसरा है कि जो हमारी न्यायपालिका है वो स्वतंत्र है और इस न्यायपालिका की स्वतंत्रता की जो अवधारणा है वो हमने यूएस के संविधान से ली है। दोस्तों बात करें तो जो हमारी पार्लियामेंट है दोस्तों, वो जो है जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है दोस्तों, उसके जो 3 स्तर होते हैं। पहला होता है उच्च न्यायालय, ठीक है दोस्तों। पहला होता है उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद होता है उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट, उसके बाद होता है अधीनस्थ न्यायालय यानी कि जैसे कि जिला कोर्ट, ठीक है दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात करें तो दोस्तों जो भारत की जो स्वतंत्रता मिलने के बाद जो सर्वोच्च न्यायालय ने जो है वो संघीय न्यायालय और पीवी काउंसिल की जो न्यायिक समिति का जो स्थान ले लिया है। यानी कि पहले जो सुप्रीम कोर्ट था दोस्तों, उसको जो है संघीय न्यायालय और पीवी काउंसिल के नाम से जो है बुलाया जाता था। अब बात करें दोस्तों संघीय न्यायालय की स्थापना की बात करें तो 1937 में हुई थी और भारतीय शासन अधिनियम 135 के आधार पर जो है की गई थी। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट की पहली बैठक की बात करें तो दोस्तों वो हुई थी 28 जनवरी 1950 को, ठीक है दोस्तों। और जब सुप्रीम कोर्ट बनी थी तो उसमें जो है एक मुख्य न्यायाधीश प्लस 7 अन्य न्यायाधीश थे, यानी कि टोटल 8 जो है यहाँ पर न्यायाधीश थे। वर्तमान में बात करें तो यहाँ पर जो एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य जो न्यायाधीश है, यानी कि टोटल 34 जो है मुख्य न्यायाधीश हैं। वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो वो है संजीव खन्ना, जो कि 51 नंबर के यहाँ पर जो मुख्य न्यायाधीश जो बन चुके हैं। तो दोस्तों पहले मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो वो है HJ कानिया। दोस्तों ये फैक्ट जो है आप याद रख सकते हैं, आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे हम बात कर लेते हैं आर्टिकल्स की। तो आर्टिकल 124 जो हमें सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और उसके गठन के बारे में बताता है। दोस्तों 124 का पार्ट ए जो कि हमें बताता है कि भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा जिसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश होंगे और जब तक संसद कानून द्वारा बड़ी संख्या निर्धारित नहीं करती तब तक 7 से अधिक अन्य न्यायाधीश नहीं होंगे, ठीक है दोस्तों। भाग 2 में कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश को राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय और राज्यों के उच्च न्यायालयों के ऐसे न्यायाधीश से परामर्श के बाद जो अपने हस्ताक्षर और मोहर के तहत जो उसको जो वो वारंट द्वारा जो नियुक्त किया जाएगा, जिन्हें राष्ट्रपति इस उद्देश्य के लिए आवश्यक समझें और धारण करेगा। तो 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक वह जो अपने पद पर दोस्तों जो मुख्य न्यायाधीश बने रहते हैं। जज केस की बात करें तो टोटल जो है 4 केस हुए थे। पहला हुआ था 1992 में, सेकंड हुआ था 1993 में और थर्ड हुआ था 1998 में, ठीक है दोस्तों। 99वें संविधान संशोधन द्वारा जो कि 2014 में हुआ था, इसमें जो है जजों का जो समूह है दोस्तों जो उन और राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के द्वारा जो उनकी जो नियुक्ति की जाएगी, ऐसा जो कहा गया था, ठीक है दोस्तों। SP गुप्ता मामला की बात करें जो कि फोर्थ केस था और इसमें जो 99 संविधान संशोधन किया गया और इसको असंवैधानिक घोषित कर दिया गया जिसको NJAC बोलते हैं, उसको द्वारा जो है कोलिजियम सिस्टम जो कर दिया गया है। जजों की नियुक्ति की दोस्तों कोई न्यूनतम सीमा निर्धारित जो है नहीं होती, ठीक है। तो एक जो मुख्य न्यायाधीश है दोस्तों, तो वो जो है राष्ट्रपति को संबोधित अपने हाथ से लिखकर अपना त्यागपत्र जो दे सकता है। यानी कि अगर मुख्य न्यायाधीश अपना त्यागपत्र देना चाहता है तो वो अपने हाथों से लिखकर राष्ट्रपति को जो है वो पत्र देगा। नेक्स्ट है कि किसी न्यायाधीश को खंड 4 में दिए गए तरीके से उसके कार्यालय से हटाया जा सकता है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम भाग 124 के पार्ट 3 की, जिसमें कहा गया कि कोई उच्चतम न्यायालय
के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए तब तक अयोग्य नहीं होगा जब तक कि वह भारत का नागरिक न हो, ठीक है, और वह लगातार कम से कम 5 वर्षों तक उच्च न्यायालय या फिर ऐसे 2 अधिक न्यायालयों का जो न्यायाधीश रहा हो, या फिर जो कम से कम 10 वर्षों तक उच्च न्यायालय या फिर ऐसे 2 या अधिक न्यायालयों में लगातार जो वकील रहा हो। नंबर 3 है कि वह राष्ट्रपति के नज़रों में एक पारंगत विधेयता हो। ठीक है दोस्तों, ये जो उसकी योग्यताएं थी कि कौन जो है न्यायाधीश बनेगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम यहाँ पर कि उसको हटाने की विधि के बारे में क्या कहा है कि मुख्य न्यायाधीश को कैसे हटाया जा सकता है। ठीक है, उसमें कहा गया कि दुर्व्यवहार के आधार पर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को जो हटाना जो है असमर्थता है, यानी कि राष्ट्रपति जो है अध्यादेश देगा और प्रत्येक सदन के अभिभाषण द्वारा जो पारित हो जाएगा, और फिर विशेष बहुमत यानी कि वर्तमान में जो कि 2/3 भाग जो है वो बहुमत से जो है उसको जो पदयुक्त कर दिया जाएगा, यानी कि उसको हटा दिया जाएगा। बात कर लेते हैं 124 के भाग 5 की, जिसमें कहा गया है कि संसद जो है वो कानून द्वारा किसी संबोधन की प्रस्तुति और खंड 4 के तहत मुख्य न्यायाधीश के दुर्व्यवहार या फिर अक्षमता की जांच और उसके सबूत के लिए प्रक्रिया को जो है विनियमित कर सकती है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद होता है कि मुख्य न्यायाधीश की जो जांच अधिनियम है 1968 में बनाया गया था, और लोकसभा के 100 सदस्य और राज्यसभा के 50 सदस्य जब उन पर अनुमति दे दें तो उसके बाद जो है 3 स्तरीय समिति जो होती है वो जो है उसको विशेष बहुमत से पास करती है। उसके बाद है दोस्तों कि प्रत्येक व्यक्ति जो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश जो नियुक्त किया गया है, ठीक है, उसको जो है राष्ट्रपति या फिर उनके द्वारा नियुक्त व्यक्ति के समक्ष जो शपथ लेगा और फिर अपने कार्यालय में प्रवेश करेगा। यानी कि जो सर्वोच्च न्यायालय को जो शपथ दिलाई जाती है वो राष्ट्रपति द्वारा जो है दिलाई जाती है। नेक्स्ट है कि कोई भी व्यक्ति जिसने जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में पद संभाला है वह भारत के क्षेत्र के भीतर किसी भी अदालत में या फिर किसी पदाधिकारी के समक्ष जो है वो अपनी दलील या कार्य नहीं कर सकता। यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट का जो जज हैं वो दोस्तों जो किसी भी अदालत में, ठीक है, या फिर किसी भी प्राधिकारी के समक्ष जो है वो अपना कार्य नहीं करेगा। यानी कि अगर वो अपने पद से रिटायर हो जाते हैं तो वो जो है वो भारत के किसी भी कोर्ट में वकालत नहीं कर सकते। ठीक है दोस्तों, आर्टिकल 124 दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसमें जो सर्वोच्च न्यायालय के संगठन के बारे में और मुख्य न्यायाधीशों के बारे में बताया गया है कि उसकी क्या योग्यता है, उसको कैसे हटाया जा सकता है, ठीक है, और वो रिटायरमेंट कैसे होगी, कहाँ वो कार्य कर सकता है। इसलिए 124 आर्टिकल जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आर्टिकल 125 की बात करें तो उसमें जो न्यायाधीशों के वेतन के बारे में बताया गया है। वेतन की बात करें तो दोस्तों जैसे कि वेतन जो है वो यहाँ पर संसद के कानून द्वारा जो निर्धारित जो किया जाता है। ठीक है, और नेक्स्ट है कि ऐसे विशेषाधिकारों और भत्तों का हकदार होगा जो समय पर जो है वो संसद द्वारा बनाए गए कानून के तहत जो निर्धारित किए जाएंगे। यानी कि दोस्तों 125 में कहा गया है कि जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनका वेतन जो कि संसद के द्वारा निर्धारित किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, उसमें चाहे संसद उनका कम करे ज़्यादा करे, ठीक है, वो संसद के ऊपर डिपेंड करता है। आर्टिकल 126 में बताया गया है कि कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, यानी कि इसमें दोस्तों ऐसा समझाया गया है कि जब भारत के मुख्य न्यायाधीश का कार्यालय रिक्त होता है तब कर्तव्यों का पालन जो कि न्यायालय के अन्य न्यायाधीश में से एक द्वारा जो किया जाएगा, जो कि राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाएगा। यानी कि 126 में ऐसा कहा है कि यदि जो हमारे मुख्य न्यायाधीश हैं किसी कारणवश उनका पद जो है वो खाली पड़ा हुआ है, खाली का मतलब यह है कि अगर जो मुख्य न्यायाधीश है वो किसी काम में बिजी हैं या फिर कहीं बाहर गए हुए हैं तो उनकी अनुपस्थिति में जो कि राष्ट्रपति द्वारा किसी एक अन्य व्यक्ति को जो है यहाँ पर जो है वो न्यायाधीश जो बनाया जाएगा जो कि अदालत में कार्यवाही करेगा। ठीक है दोस्तों, वकालत करेगा। और आर्टिकल 127 में बताया गया है तथार्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति, यानी कि जो मुख्य न्यायाधीश के अलावा अन्य न्यायाधीश होते हैं यदि उनके पद भी खाली हैं तो जो है अन्य न्यायाधीशों को जो है बुलाया जाएगा। ठीक है, तो वो न्यायाधीश कौन से होंगे उसकी बात बताते हैं आपको कि यदि किसी भी समय उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का जो कोरम है दोस्तों मौजूद नहीं है
तो सीजीआई जो कि राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से और संबंधित हाईकोर्ट के परामर्श के बाद विशिष्ट अवधि के लिए एक तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति जो कर सकते हैं। और तदर्थ न्यायाधीशों को जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए जो अयोग्य होना चाहिए। जो तदर्थ न्यायाधीश है वो किसी विशेष प्रयोजन के लिए अचानक जो किया जाना या बनाना है। ठीक है दोस्तों, ये हो गया हमारा आर्टिकल 127। आर्टिकल 128 की बात करें तो उसमें बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट की बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति, यानी कि दोस्तों कोई केस है, ठीक है, और उसको जो पहले वाले न्यायाधीश जो देख रहे थे, यानी कि जो रिटायर्ड हो चुके हैं जज, ठीक है, उनसे संबंधित कोई केस है तो उनको दोबारा से जो है यहाँ पर जो है वो उच्चतम न्यायालय में, सर्वोच्च न्यायालय में जो बुलाया जा सकता है। यानी कि भारत के मुख्य न्यायाधीश किसी भी समय राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का पद संभालने वाले किसी भी व्यक्ति को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में बैठने और कार्य करने का अनुरोध कर सकता है। बात कर लेते हैं आर्टिकल 129 की, जिसमें बताया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय का एक अभिलेख न्यायालय होगा। यानी कि जो भी सुप्रीम कोर्ट किसी भी केस में कोई भी फैसला सुनाएगी उनको जो है रिकॉर्ड किया जाएगा, एक रिकॉर्ड के रूप में जो है रखा जाएगा। यानी कि सर्वोच्च न्यायालय का एक अभिलेख न्यायालय होगा और उसके पास ऐसे न्यायालय की सभी शक्तियाँ होंगी जिसमें जो स्वयं की अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति भी शामिल होगी। बात कर लेते हैं 130 की, जिसमें बताया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय का स्थान क्या होगा। यानी दोस्तों जो सर्वोच्च न्यायालय है जो कि दिल्ली में है, यदि ऐसे अन्य स्थान या स्थानों पर बैठेगा जिसे भारत के मुख्य न्यायाधीश समय समय पर राष्ट्रपति की मंजूरी से जो नियुक्त कर सकते हैं। यानी कि सर्वोच्च न्यायालय का स्थान, जैसे कि दोस्तों आपको पता है कि अभी सर्वोच्च न्यायालय जो कि दिल्ली में है, अगर दोस्तों इसका स्थान कहीं और पर बनाना चाहें, जैसे कि कहीं जम्मू कश्मीर में, हरियाणा में, दिल्ली से अलावा कहीं भी बनाना चाहें, तो वो जो कि मुख्य न्यायाधीश के द्वारा ये सब कार्य होता है। लेकिन न्यायाधीश को जो ये सब करने के लिए जो है राष्ट्रपति की मंजूरी लेनी पड़ती है। ठीक है दोस्तों, बात कर लेते हैं आर्टिकल 131, जो इसमें बताया गया कि केंद्रीय कानूनों की संवैधानिक वैधता से संबंधित प्रश्नों के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय का विशेष क्षेत्राधिकार है, जो कि 43 संविधान संशोधन अधिनियम 1977 के द्वारा जो है निरस्त कर दिया गया है। बात कर लेते हैं अनुच्छेद 132 की, यानी कि कुछ मामलों में सर्वोच्च न्यायालय से अपील में जो सुप्रीम कोर्ट का अपीलीय क्षेत्राधिकार। यानी कि दोस्तों भारत के किसी क्षेत्र में उच्च न्यायालय के किसी भी फैसले या फिर डिक्री या फिर अंतिम आदेश के खिलाफ जो अपीलीय सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है, चाहे वह दीवानी मामले हो, आपराधिक हो या फिर कार्यवाही में हो। यानी कि 132 में कहा गया है कि यदि कोई भी मामला, ठीक है, जो कि हाई कोर्ट में चल रहा है, ठीक है, तो उसको जो है सुप्रीम कोर्ट उस केस को जो है अपने पास मंगवा सकता है। ये आर्टिकल 132 में कहा गया है। ठीक है, और बात कर लेते हैं आर्टिकल 133, यानी कि सिविल मामलों के संबंध में उच्च न्यायालय से अपील में सर्वोच्च न्यायालय का अपीलीय क्षेत्राधिकार। यानी कि दोस्तों जो भी मामले यहाँ पर शादी, तलाक, संपत्ति से जुड़े हुए हैं उनको सिविल मामले कहते हैं। और यदि सुप्रीम कोर्ट को लगे कि हाई कोर्ट उनका फैसला नहीं कर पा रही है, तो जो हाई कोर्ट है, ठीक है, वो उस केस को जो है सुप्रीम कोर्ट के पास भेज सकती है। आर्टिकल 134 में बताया गया है कि आपराधिक मामलों के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय का अपीलीय क्षेत्राधिकार। यानी कि जो भी केस मृत्यु और हत्या से जुड़े हुए हैं, यानी कि आपराधिक मामलों से जुड़े हुए हैं, तो जो सुप्रीम कोर्ट है वो हाई कोर्ट से अपील कर सकती है कि वो उस केस को जो सुप्रीम कोर्ट भेज दे। आर्टिकल 135 में बताया गया है कि मौजूद कानून के तहत संज्ञेय न्यायालय का क्षेत्राधिकार और शक्तियां जो है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रयोग की जाएंगी। यानी कि दोस्तों जो भी कानून हैं, जो भी कानून वर्तमान में है, तो उनका प्रयोग जो है सर्वोच्च न्यायालय जो कर सकती है। उसके बाद आर्टिकल आता है 136, जो कि हमें बताता है उच्चतम न्यायालय का अपील करने की विशेष अनुमति। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आता है आर्टिकल 137, जो कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा
निर्णयों या फिर आदेशों की समीक्षा करना। यानी कि दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो भी आदेश दिए गए हैं, ठीक है, किसी केस पर कोई ऑर्डर दिया गया है, यदि उसको लगे कि उसके द्वारा दिया गया कोई भी आदेश या फिर कोई भी बनाया गया कानून गलत है, तो उसका जो है पुनः विचार वो कर सकती है, उसमें दोबारा से उस कानून पर विचार कर सकती है। आर्टिकल 137 में बताया गया है। यानी कि संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून या अनुच्छेद 145 के अधीन बनाए गए किसी नियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए सर्वोच्च न्यायालय को अपने द्वारा सुनाए गए किसी भी निर्णय या फिर दिए गए आदेश का पुनरीक्षण करने की शक्ति होगी। नेक्स्ट है आर्टिकल 138, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार का विस्तार, जो कि संसद के द्वारा किया जा सकता है। आर्टिकल 139, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय को कुछ रीट जारी करने की शक्ति जो प्रदान की गई है। दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय की रीट एक तो मौलिक अधिकार से संबंधित है, जो कि आर्टिकल 32 में आती है, और एक रीट ये है जो कि 139 में आती है। ठीक है दोस्तों, यानी कि संसद विधि द्वारा सर्वोच्च न्यायालय को अनुच्छेद 32 के खंड 2 में उल्लेखित प्रयोजनों के अलावा किसी अन्य प्रावधानों के लिए निर्देश, आदेश या फिर रीट, जिनके अंतर्गत बंदी, प्रलक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा और प्रवेश उत्प्रेक्षण रीट या इनमें से कोई भी प्रकृति की रीट है, तो जारी करने की शक्ति जो प्रदान कर सकेगी। नेक्स्ट है आर्टिकल 140, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय की सहायक शक्तियां। यानी कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय को अपने कर्तव्यों को प्रभावी ढंग से पूरा करने में मदद के लिए जो सहायक शक्तियां प्रदान की जाएंगी, जिससे कि सुप्रीम कोर्ट अपना कार्य आसानी से कर सके। आर्टिकल 141 जो कि बताता है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून सभी अदालतों पर बाध्यकारी हैं। यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जो भी कानून बनाए जाएंगे वो सभी अदालतों को मानने पड़ेंगे। आर्टिकल 142 में बताया गया है कि उच्चतम न्यायालय को डिक्री और आदेशों का परिवर्तन तथा खोज आदि के संबंध में आदेश, दोस्तों ये कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। आर्टिकल 142 सिर्फ इसका ये आप याद कर सकते हो कि भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी, ठीक है, कौन सी गैस थी, ये वाला। आर्टिकल 143 की बात करें तो इसमें कहा है कि सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति जो है राष्ट्रपति के पास है। यानी कि यदि किसी भी समय राष्ट्रपति को यह प्रतीत होता है कि कानून या फिर तथ्य का कोई प्रश्न उठ गया है, तो राष्ट्रपति उस पर सर्वोच्च न्यायालय से जो है राय प्राप्त कर सकता है, और इसको जो है कनाडा से ग्रहण किया गया है। ठीक है दोस्तों, और राष्ट्रपति जो की सलाह मानने के लिए बाध्यकारी भी नहीं है। आर्टिकल 144 की बात करें तो नागरिक और न्यायिक पुनर्प्राधिकारियों को जो सर्वोच्च न्यायालय की सहायता के लिए जो कार्य करना होगा, ये 144। दोस्तों आगे के आर्टिकल इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। आर्टिकल 45 की बात करें तो इसमें कहा गया है कि न्यायालय का निगम आदि, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय समय समय पर राष्ट्रपति की मंजूरी से न्यायालय की कार्यप्रणाली और प्रक्रिया को सामान्यतः विनियमित करने के लिए नियम जो है बढ़ा सकता है। आर्टिकल 146 की बात करें तो इसमें अधिकारी और सेवक तथा उच्चतम न्यायालय के व्यय के बारे में बताया गया है। यानी कि जो सर्वोच्च न्यायालय में जो अधिकारियों और सेवकों की नियुक्ति जो भारत के मुख्य न्यायाधीश या फिर न्यायालय के ऐसे अन्य न्यायाधीश या प्राधिकारी द्वारा की जाएगी जैसा वह निर्देश दे। ठीक है, और सेकंड है कि ये सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारियों और सेवकों की सेवा की शर्तें ऐसी होंगी जो भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा बनाए गए नियमों द्वारा निर्धारित की जाएंगी। नेक्स्ट है कि सर्वोच्च न्यायालय के प्रशासनिक व्यय, जिसमें न्यायालय के अधिकारियों और सेवकों को उनके संबंध में देय सभी वेतन, भत्ते और पेंशन शामिल हैं, भारत की संसद निधि द्वारा जो है दिया जाएगा। नेक्स्ट है आर्टिकल 147। दोस्तों 147 में बताया गया कि अनुच्छेद 147 का जो सीमित उद्देश्य जो कानून के किसी भी महत्वपूर्ण प्रश्न के संबंध में संदर्भ को स्पष्ट करना है। इसमें भारत सरकार अधिनियम 135 के साथ साथ संविधान की व्याख्या भी शामिल है। ठीक है दोस्तों, ये तो हो गया हमारा सुप्रीम कोर्ट। ठीक है दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट से कुछ ट्रिक आपको बता देते हैं कि क्या है। दोस्तों इसकी ट्रिक है कि सुप्रीम कोर्ट ने सार्क के लिए जो एक सीट जो ऑफर यहाँ पर की। ठीक है, इसको आप याद कर सकते हो कि सुप्रीम कोर्ट ने सार्क को जो एक सीट ऑफर की
HC ते हो गया दोस्तों सुप्रीम कोर्ट की स्थापना आर्टिकल 124। S से हो गया सैलरी आर्टिकल 125। A से हो गया एक्टिंग जज 126। A से हो गया एडहॉक जजेस जो 127 हो गया। R से हो गया रिटायरमेंट जज की नियुक्ति 128। आगे C से हो गया कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड यानी कि अभिलेख न्यायालय 129। S से हो गया सीट यानी कि दिल्ली एज अ सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट 130। 131 यानी कि O से हो गया ऑफर करना यानी कि क्षेत्राधिकार के से रिलेटेड है। आर्टिकल 32, 33, 34 जो कि अपील या क्षेत्राधिकार से संबंधित है। दोस्तों ये तो होगी हमारी ट्रिक। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर 148 जो कि हमें बताता है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में। 149 जिसमें नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कर्तव्य और शक्तियां जो के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 150 यानी कि संघ और राज्यों के खातों का प्रपत्र यानी कि संघ और राज्यों के खाते ऐसे प्रारूप में रखे जाएंगे जो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की सलाह पर जो राष्ट्रपति निर्धारित करेंगे। आर्टिकल 151 में क्या होगा, लेखा परीक्षा रिपोर्ट यानी कि संघ के खातों से संबंधित भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट जो राष्ट्रपति को सौंपी जाएगी, जो उन्हें संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष जो रखवाया जाएगा। नेक्स्ट है कि राज्य किसी के खाते से संबंधित भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट राज्य के राज्यपाल को जब प्रस्तुत की जाएगी, जो उन्हें राज्य के विधानमंडल के समक्ष रखवाएगा। आगे बात करते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी। वो थी दोस्तों फातिमा। मुख्य न्यायाधीश आज तक कोई भी महिला जो नहीं बनी है। ठीक है दोस्तों, ये हमने सुप्रीम कोर्ट वाला चैप्टर और साथ ही दोस्तों यहाँ पर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से संबंधित आर्टिकल जो हमने आज की वीडियो में देख लिए हैं। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाई कोर्ट की।